तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं कानपुर में एक बैंक मैनेजर का काम करता था। वैसे तो मुझे काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे और ऐसे ही एक दिन मैं बैंक में काम कर रहा था कि तभी मुझे एक ईमेल आया और फिर जब मैंने उस ईमेल को खोल कर देखा तो उस ईमेल को देखकर मेरे चेहरे की रौनक कहीं गायब सी हो गई। मैंने देखा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र कानपुर से 100 किलोमीटर दूर दुर्गागंज में हुआ था। इस ट्रांसफ़र से मैं खुश नहीं था, पर मैं क्या कर सकता था। मेरे ना चाहने पर भी मुझे वहाँ पर जाना होगा। शाम को जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने माँ को ये बात बताई और मेरी ये बात सुनकर माँ ने कहा कि वहाँ पर कहाँ रहोगे। माँ के इतना कहने पर मैंने माँ को बताया कि वहीं बैंक के पास गांव में रहने के लिए बंदोबस्त कर लिया है। फिर अगले ही दिन सुबह मैं घर से निकलकर पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। दरअसल घर से बस स्टैंड की दूरी बहुत ही कम थी, इसलिए मैं पैदल ही बस स्टैंड जा रहा था। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बस स्टैंड पर दुर्गागंज जाने के लिए बस लगी हुई थी। बस को लगा हुआ देखकर मैं बस के पास गया और जब मैं बस के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लिहाजा जब मैं बस के अंदर गया तो मैंने पाया कि बस की सबसे लास्ट वाली सीट पूरी तरह से खाली थी और उस सीट को खाली देखकर मैं उस सीट पर जाकर बैठ गया और कुछ ही देर बाद बस दुर्गागंज जाने के लिए बस स्टैंड से निकल गई। तभी मैंने देखा कि बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था और जो मेरे पास आदमी बैठा हुआ था वो तो नशे में धुत था और उस आदमी से अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ना ही तो कोई और सीट खाली थी और ना ही मैं दूसरे बस से जा सकता था। सिर्फ यही एक बस थी दुर्गागंज जाने के लिए। इस वजह से बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं खिड़की को खोलकर उस तरफ देखने लगा। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और अभी मैं बाहर की ओर देख ही रहा था कि बस एक छोटे से स्टॉप पर रुकी और बस के रुकते ही बस के कुछ पैसेंजर बस से नीचे उतर गए। मैंने देखा कि आगे की सीट अब खाली हो गई है। आगे की सीट खाली देखकर मैं आगे जाकर बैठ गया और फिर बस भी अब वहां से चल पड़ी। उस आदमी के पास से हटकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं अपना मोबाइल निकालकर चलाने लगा और मोबाइल के चलाते मेरी आंखें अब भारी होने लगी थी, जिस वजह से मैं मोबाइल को पॉकेट में रखकर सोने लगा क्योंकि अभी मुझे दुर्गागंज पहुंचने में काफ़ी समय था। लिहाजा जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि बस स्टैंड पर ही खड़ी थी और बस के सभी पैसेंजर नीचे उतर रहे थे। अब सवारियों के उतरने के बाद मैं भी बस से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक ऑटो वाला मेरे पास आ गया और उसने कहा कि कहाँ पर जाना है भाई साहब। उस ऑटो वाले के कहने पर मैं उस ऑटो ड्राइवर से बोला, विशालगढ़ जाना है। मेरे इतना कहने पर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, हाँ साहब बैठिए ना। ऑटो ड्राइवर के इतना कहने पर मैं जाकर ऑटो में बैठा और बैठते ऑटो ड्राइवर ने ऑटो लेकर दुर्गागंज की ओर लेकर जाने लगा। अभी हम जा ही रहे थे कि तभी उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, साहब आपको तो यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। ऑटो ड्राइवर के इतना कहने पर मैंने उससे कहा, हाँ मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और दुर्गागंज बैंक में मेरा पोस्टिंग हुआ है। अभी मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, साहब एक काम करो, आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ बोलना नहीं, और जब मैं बोलूँगा तभी बोलना है। और ऑटो वाले के कहने पर मैं कुछ देर के लिए आंख बंद करके बैठ गया। ऑटो ड्राइवर की बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, पर उस ऑटो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना बोलकर चुप हो गया कि साहब जैसा कह रहा हूँ बस थोड़ी देर के लिए वैसा ही करो। फिर कुछ दूर ऑटो लेकर जाने के बाद उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को रोक दिया और ऑटो के रुकते ही मुझे पायल खनकने की आवाज़ सुनाई पड़ी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे की ओर बैठा हो और ऑटो ड्राइवर ऑटो को आगे की ओर लेकर जाने लगा। पर पता नहीं क्यों मुझे अचानक से घबराहट होने लगी थी, पर मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता था क्योंकि ऑटो ड्राइवर ने मुझे मना किया था। पर अब मेरी बेचैनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैं अपनी हल्की सी आंख खोलकर ऑटो के शीशे में पीछे की सीट में देखा, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। उसे इस तरह से देखकर मैंने अपनी फिर से आंखें बंद कर ली
और अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा अपनी आंख खोलकर देख लूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया और ऑटो के रुकते फिर से पायल खनकने की आवाज आई और ऑटो ड्राइवर फिर से ऑटो लेकर आगे जाने लगा। और फिर कुछ आगे ले जाकर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, अब अपनी आंख खोल सकते हो। मुझे पसीने में लथपथ देख उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, क्या हुआ साहब जो इतने पसीने में लथपथ हो। ऑटो ड्राइवर के इतना कहने पर मैं उस ऑटो ड्राइवर से पूछने वाला था कि वो कौन थे, पर इसी बीच उसके मोबाइल पर फोन आ गया और वो बात करने में बिजी हो गया। बात करते करते उसने मुझे गांव के उस चौराहे पर लाकर छोड़ दिया और उसने कहा कि साहब पहुंच गए। पर मेरे मन में वही चीज घूम रही थी कि वो आखिर थी कौन। यही सब सोचते हुए मैं ऑटो से नीचे उतर गया और जब मैं ऑटो ड्राइवर को पैसे दे रहा था तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर से पूछा, पर वो थी कौन। मेरी बात सुनकर उस ऑटो ड्राइवर के चेहरे का रंग ही उड़ गया, जिस पर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, कहीं तुमने उसे देखा था क्या। ऑटो ड्राइवर के इतना कहने पर मैंने सर हिलाते कहा, हाँ मैंने देखा, पर उसने मुझे नहीं देखा। उसे देखते ही मैंने तुरंत अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। वो ऑटो ड्राइवर घबराते बोला, अगर उसने तुम्हें देखा नहीं है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। इतना बोलकर ऑटो ड्राइवर ऑटो लेकर वापस से लौट गया। पर ड्राइवर की ये बात अब मुझे खाई जा रही थी और यही सब सोचते हुए मैं रूम पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे एक लड़का दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने उससे कहा कि महेश जी का घर कहाँ पर है। मेरे इतना कहने पर उस लड़के ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आप ही कानपुर से आए हो ना। जिस पर मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। मेरे इतना कहने पर उस लड़के ने मुझे चाबी हाथ में थमा दी। चाबी हाथ में लेते ही मैं दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी मेरी नज़र एक बोर्ड पर गई तो मैंने देखा कि उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, यहाँ पर कोई नहीं है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं गांव में आ रहा था तो मैंने देखा कि गांव के हर दरवाजे के पास यही शब्द लिखा हुआ था और ये देखकर मुझे खटकने लगा था। तो मैंने उस लड़के से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ये सब क्यों लिखा हुआ है। मेरे इतना कहने पर उस लड़के ने कहा कि यहाँ पर रात के 12 बजते ही एक औरत काली साड़ी में आती है और आकर कुछ गुनगुनाती है और दरवाजे को भी खटखटाती है। अगर जो कोई भी दरवाज़ा खोल देता है तो उसे वो औरत अपने साथ ले जाकर मार देती है। गांव के पुजारी ने उस औरत से बचने के लिए एक महायज्ञ करवाया था और ये महायज्ञ करने के बाद गांव के पुजारी ने पवित्र जल में रंग घोलकर हर घर के सामने ये लिखने को कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है। पर तब से वो औरत दरवाजे खटखटाना बंद कर दी है। पर अभी वो आती ज़रूर है, पर वो घूमकर गुनगुनाती है। पर अब उस पवित्र जल की वजह से उसकी आवाज़ घर के अंदर नहीं सुनाई देती। अगर कोई भी रात में आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलना। दोस्तों इतना बोलकर वो लड़का घर लौट गया और ये सब सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा भयभीत हो गया था और अब मुझे लगने लगा था कि मैंने इस गांव में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और अब गांव के अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया था, मानो गांव के अंदर कोई है ही नहीं। फिर मैं रूम के दरवाजे को खोलकर रूम के अंदर गया और रूम के अंदर कुर्सी पर बैठ गया। अभी मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी। फ़ोन के बजते ही मैंने देखा कि घर से माँ का फ़ोन आ रहा था। फिर मैंने मम्मी से बात की और सोच रहा था कि मैं माँ को ये बात बता दूँ, पर मैंने सोचा कि अगर मैं माँ को ये बात बताऊँगा तो माँ भी परेशान हो जाएगी और इस वजह से मैं माँ को कुछ भी नहीं बता पाया। और माँ को इतना बोला कि मैं कल वापस लौट कर आ रहा हूँ। मेरे इतना कहने पर माँ ने कहा, क्या हुआ। माँ के इतना कहने पर मैंने माँ को कहा कि कुछ नहीं माँ, कल मुझे मीटिंग के सिलसिले में बुलाया गया है। अभी मैं माँ से बात ही कर रहा था कि मोबाइल ऑफ हो गया और मोबाइल के बंद होते ही मैंने फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया और खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस इधर से उधर एक करवटें बदलता रहा। दरअसल वही बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी कि ऑटो वाले ने ऐसा क्यों कहा था और वो कौन थे जिसकी शक्ल इतनी भयानक थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और उस बच्चे ने जो बताया, यही सारी बातें मेरे मन में घूम रही थी। अब देखते ही देखते रात के 12 बजने को आए थे, जैसा कि उस बच्चे ने बताया था कि वो औरत रात के 12 बजे आएगी और अब 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। अभी मैं दीवार की घड़ी में समय देख रहा था। जैसे ही 12 बजे तो वैसे ही घड़ी आवाज़ करने लगी और उस आवाज़ को सुनकर एक पल के लिए मैं सहम सा गया। अभी मैं उस घड़ी की ओर ही देख रहा था
कि तभी मेरी नज़र खिड़की की ओर गई तो मैंने देखा कि कोई खिड़की के पास से गुजर रहा है। ये देखकर मुझे समझने में समय नहीं लगा कि बच्चे ने जिस औरत के बारे में बताया था ये वही औरत है। तो मैं खिड़की के पास जाकर चुपके से उस औरत को देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो औरत हर घर के पास घूमकर कुछ गुनगुना रही थी, पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अभी मैं उस औरत की तरफ ही देख रहा था कि वो औरत जब रोशनी में गई तो मैंने देखा कि ये तो वही औरत थी जिसे मैंने ऑटो में देखा था। उस औरत की भयानक शक्ल देखकर अब मैं थर-थर कांपने लगा। अभी मैं उस औरत की ओर ही देख रहा था कि तभी वो औरत अचानक से मेरे सामने आ गई और उसने मेरा गला पकड़ लिया। मेरा गला पकड़ने के बाद वो औरत खिड़की के अंदर समाकर रूम के अंदर आ गई। तभी मैंने किसी तरह से उस औरत से अपना गला छुड़वाया और रूम से बाहर भागते गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर मेरी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा था और वो औरत भी मेरे पीछे आने लगी। अभी मैं भागते हुए जा ही रहा था कि वो औरत एकदम से सामने आ गई और उसे सामने देखकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं वहां से जैसे भागने वाला था कि तभी उस औरत ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटते वो लेकर जाने लगी। मैं जोर से चिल्ला रहा था पर मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था और वो औरत मुझे घसीटते हुए एक कुएं के पास लेकर गई और मुझे उस कुएं में ले जाकर पटक दिया। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो रूम की खिड़की के पास ही खड़ा था। दोस्तों, ये सब देखकर मेरी जान में जान आई कि मैं अभी सही सलामत हूँ और वो औरत मेरे सामने घूम रही थी। पर मैं डरा सहमा बिस्तर पर जाकर बैठ गया और अब सुबह होने का वेट करने लगा। और फिर जब सुबह हुई तो मैं अपना बैग लेकर कानपुर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।